हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने कैप्शंस में पढ़ ही लिया होगा टाइटल में, कि हाउ टू गेट अ प्रॉपर्टी फॉर फ्री इन 15 ईयर्स। तो ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है या फिर मैं आप लोगों को जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए मैंने ये नहीं लिखा है। मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को हम कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं और किस तरीके से हम प्रॉपर्टी को फ्री में ले सकते हैं। फ्री एज इन कंप्लीट फ्री में नहीं, बट हाँ, आपको कॉस्ट उसकी ज़ीरो पड़ जाएगी। इवन हो सकता है कि आपको बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मिल जाए। ठीक है, तो सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे को जो प्रॉपर्टी ले रही है वो 1 करोड़ रुपीज़ की लेनी है। ठीक है, 1 करोड़ रुपीज़ की प्रॉपर्टी लेनी है और अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली हम उस फेज़ में होंगे जहाँ पर हम पेमेंट देने के लिए तैयार होंगे। 10 to 20% एटलीस्ट हम पे कर सकते हो, तभी हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम अगर स्टार्टिंग फेज में तो कंसिडर नहीं कर पाएंगे रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हैवी होती है। तो सपोज़ अगर हम समझते हैं कि हमें 1 करोड़ का घर लेना है तो 20% हमारे पास डाउन पेमेंट होगा या फिर होना चाहिए। 20% यानी कि 20 लाख रुपीज़। ओके, फर्स्ट थिंग तो हमने चेक कर। ओके, सो इसके बाद सेकेंड चीज़ जो होगी वो होगी कि हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी लोन लेने जाते हो और आपका सिबिल ठीक है, आपने ज़्यादा कुछ चीज़ें ख़राब नहीं की हैं अपने सिबिल के साथ, तो डेफिनेटली आपको जो लोन है वो 8 से 9% में तो मिल ही जाएगा। तो 9% आपकी कॉस्ट होगी जो कि आप ईयरली पे करोगे। इसके अलावा अगर आप लोन लेने जाते हो ना, तो उसके बाद आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 80। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 80 में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिसमें आपको 10% के 10 to 20% आपका जो बोरोइंग्स है उतने तक का आपको लोन का जो इंटरेस्ट होता है उस पर हेल्प मिल जाती है। मतलब उतना तो आप टैक्स बचा लेते हो। तो ऑल इन ऑल आपका जो टैक्स पड़ेगा वो 7% के अराउंड, मतलब आपका जो कॉस्ट पड़ेगा ईयरली का आफ्टर रिड्यूसिंग EMI का परसेंटेज विथ टैक्स, तो आपका जो ऑल इन ऑल नेट कॉस्ट पड़ेगा वो बैठेगा 6 to 7% का। 6 to 7% का आपका ईयरली का कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड चीज़ हम जो चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि अगर हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं तो क्या हमारे को रेंट उससे मिल रहा है कि नहीं। तो रेंट जो कि मिलना चाहिए, अगर हम पुराने स्टैटिस्टिक्स उठाकर चेक करें तो वो कुछ 3 से 3.5% के अराउंड का रेंट हमें मिलता है। और जो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है वो 7 to 8% का कैपिटल एप्रिसिएशन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हमें अभी जो पे करना पड़ रहा है ईयरली वो 7% पे करना पड़ रहा है, और जो हमें रेंटल यील्ड मिल रही है वो 3.5% की मिल रही है। यानी हमारा जो कॉस्ट पड़ा वो फर्स्ट ईयर का वो 3.5% का हम माइनस में है। ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है कि काफ़ी सारे फाइनेंस के जो लोग हैं, फाइनेंस में जो लोग होते हैं, वो पहले ही ये चीज़ देखने के बाद कह देते हैं कि भाई बाइंग जो है अच्छा नहीं है, रेंटिंग बेटर है, क्योंकि बाइंग में तो पहले से ही हमें जो है 3.5% देना पड़ रहा है। बट अगर आप इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो तो 5 साल के बाद जो आपके EMIs हैं वो तो स्टैग्नेंट रहेंगी, वो तो स्टेबल रहेंगी, बट आपका जो इनकम है रेंट का वो बढ़ता जाएगा। जो 3.5% था पहले, जो आपको रेंट 20,000 या 25,000 30,000 मिलता था, वो 5 से 6 साल के बाद बढ़ करके 40 50 60,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना, धीरे धीरे करके आपका जो कॉस्ट है 3.5% का जो एक्सेस हो रहा है वो चीज़ कवर करती जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। और अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो चीज़ आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगी। सिर्फ आपका रेंट ही आपको प्रॉफिट बना करके देने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप हमेशा रेंट नहीं कर सकते हैं। बाय अगर आप करते हैं तो हमेशा के लिए आप फ्री हो जाते हैं उससे। एक प्रॉपर्टी हो जाती है आपके लिए जो कि हमेशा आपको एक पॉजिटिव कैश फ्लो बना के देगी। मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग के 5 से 6 या 7 साल तक आपका जो कैश फ्लो होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा आगे चल करके, जब वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी और जब आपको हर साल रेंट मिलेगा उसका, और रेंट भी उस टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको। आप सोचिए ना कि अभी अगर आपको 20,000 मिल रहा है रेंट, जिसमें आप EMI पे कर रहे हो, अगले 15 ईयर्स के बाद तो आपको वो रेंट कम से कम कुछ नहीं तो भी 40 to 50,000 60,000 रुपीज़ भी मिल सकता है, क्योंकि हर 10 ईयर्स में रेंट आपका डबल ट्रिपल हो जाता है। और कैपिटल एप्रिसिएशन तो अलग है जो कि आपको मिली होगी।
ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्टी आपको कम्प्लीटली फ्री पड़ जाती है, जितना आपने पे किया था उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और 1 करोड़ रुपीज़ जो आपने इन्वेस्ट किए थे, एक तरीके से 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, उसके बाद की जो EMI जा रही थी वो तो रेंट से ही जा रही थी, आपका कुछ ही पैसा लग रहा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव कैश फ्लो तभी जनरेट हो रहा होगा जब सैलरी से कुछ पैसे जा रहे होंगे या आपके प्रॉफिट से कुछ पैसे जा रहे होंगे, है ना। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चीज़ आपके लिए इनफ्लो जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इनफ्लो जब जनरेट करना स्टार्ट करेगी तो वो चीज़ें आपके लिए ज़ीरो पड़ जाएंगी और प्रॉपर्टी की कॉस्ट आपको ज़ीरो पड़ जाएगी, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये, अगर आप एक कपल हैं या फिर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में, या फिर अपने लिए घर लेने की सोच रहे हैं, तो ये आप एक बार चेक कर सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डेफिनेटली आप एक लाइक कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चंस भी होते हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।